चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होके ये लेक्चर देखना है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको केवल और केवल कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बिल्कुल आपको एक्टिवली माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान देना, अपने आप आंसर आने वाला नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या कहता है। From the following information, ascertain the opening balance of sundry debtors and closing balance of sundry creditors. ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? From the following information, ascertain the opening balance of debtors and closing balance of creditors. ठीक है, तो इन दोनों के अकाउंट्स तो हमको बनाने पड़ेंगे, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड करने के लिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी रहनी चाहिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग यदि फाइंड करना है डेटर्स का तो क्लोजिंग होना चाहिए, और जो हमने सेल किया है उनको वो होना चाहिए, पेमेंट मिला है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तभी तो आप, क्योंकि दो दो मिसिंग फिगर्स कैसे फाइंड करेंगे? एक मिसिंग फिगर होगा, हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी रहनी चाहिए। मगर इस क्वेश्चन में क्या किया है कि आप देखेंगे कि एक मिसिंग फिगर नहीं है, एक अकाउंट के अंदर एक से ज़्यादा मिसिंग फिगर है। तो फिर उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है ना? अभी तो दिख रहा है कि केवल ओपनिंग और क्लोजिंग हमको फाइंड करना है, डेटर का ओपनिंग और क्रेडिटर का क्लोजिंग। मगर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें और भी कुछ हमको दिखाई देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम दो फॉर्मेट्स बना लेते हैं और वैल्यूज पुट करते जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर एज ऑन 31 मार्च 2018, ये आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, चलो ये हम डेटर्स का अकाउंट बना लेते हैं और ये हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, अभी क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2018, तो ये आपको दिया हुआ है क्या, ओपनिंग बैलेंस 20,600। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना, 20,600। ठीक है, फिर आइए सन्ड्री डेटर्स है आपको एज ऑन 31 मार्च 2019, तो ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ये क्लोजिंग है, 37,400। तो क्लोजिंग कहाँ लिखूंगा मैं? यहाँ पे इधर लिखूंगा, बराबर है। ओपनिंग यहाँ लिखता है, क्लोजिंग यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 37,400। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो कि आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग फाइंड करना है, और ये क्या दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग दिया है तो ओपनिंग फाइंड करना है। ठीक है ना, चलो अब ये स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक का क्या मतलब, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका क्या लेना देना? इसका तो कोई लेना देना हमको समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, परचेजेस दिया हुआ है 1,10,000। अब ये परचेजेस कैश परचेजेस है, क्रेडिट परचेजेस है, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, तो ध्यान रहे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे क्रेडिट साइड में और कम होंगे डेबिट साइड में। तो जैसे ही डिस्काउंट अलाउ किया क्रेडिटर्स ने, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किधर लिखना चाहिए, डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी, 800। तो ये हमने 800 टू डिस्काउंट। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को हमने अलाउ कर दिया, मतलब हमारे डेटर्स को अलाउ कर दिया। तो जैसे ही हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बढ़ते हैं डेबिट साइड से, कम होते हैं क्रेडिट साइड से। तो बाय डिस्काउंट 1100। ठीक है ना, बाय डिस्काउंट 1100। ठीक है, ये भी हो गया। कैश पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी आपकी लायबिलिटी कम हो रही है 95,000। तो टू
कैश 95,000। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद क्या कहता है, बिल्स पेबल इशूड टू देम, क्रेडिटर्स को हमने बिल्स पेबल दे दिए तो उससे भी हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 14,000। तो 2 BP कितना, 14,000। ठीक है, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये हमें मिले हैं 16,500। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, डेटर्स के क्रेडिट साइड, क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं ना, जब पैसे मिलेंगे बिल्स मिलेंगे तो डेटर्स क्या होंगे, कम होंगे, राइट। कोई कंफ्यूजन, 16,500। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बिल्स रिसीवेबल 16,500। ठीक है, कैश रिसीव्ड कस्टमर से मिला 1,30,000, तो बाय कैश 1,30,000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, डिसऑनर हो गए हैं। ठीक है, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। क्या करेंगे हम, डेटर्स टू बी आर, ठीक है ना, कितना 1,900। तो डेटर्स अकाउंट में डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि हमको डेटर से पैसे लेने हैं। डिसऑनर होने से फिर से हमको डेटर से पैसे लेने होते हैं, तो इसीलिए हम उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, है ना। तो जैसे ही डिसऑनर होगा डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम तो उसका अकाउंट क्लोज कर चुके थे, है ना। और जैसे ही उतने अमाउंट से क्लोज कर चुके थे, तो जैसे ही हमको पता चला कि डिसऑनर हो गया तो हमें फिर से उससे पैसे लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। तो ये डेबिट किया हमने 1,900, ठीक है, टू BR। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये हो गया आपका। ठीक है, हाँ। अब ये परचेजेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, कुछ भी नहीं है कि कैश है क्रेडिट है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ तो भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई ये क्रेडिट परचेज होगा। क्यों मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। तो भाई जब तक अब क्रेडिट परचेज हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, है ना। फाइंड करने के लिए मेरे को ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, क्योंकि आप देखो, ये समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना। ये मेरे को साल के शुरुआत में 20,600 लेना था, इतना सब कैसे मिल गया मेरे को, ये 800 का डिस्काउंट भी मिला, 95,000 ये कैश भी हमने दिया है। तो क्यों दिया है, हमें 20,600 देना था, ठीक है ना, और हमने इतना 95,000 दे चुके हैं। क्यों दिया है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ और खरीदा होगा ना, तो कितना खरीदा होगा इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एक ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज परचेजेस, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये क्रेडिट परचेज ही होगा, है ना। कायदे से यहाँ पे लिख देते अगर वो, तो बहुत आसान हो जाता, ऐसा लिख देते क्रेडिट परचेज, मगर नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं है, हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने 1,10,000 यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, क्रेडिट परचेज है। तो जैसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है, तो मैं क्रेडिट साइड में ही लिख रहा हूँ 1,10,000, 10,000 है ना, हाँ 1,10,000 है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। अब और कुछ भी क्रेडिटर्स को लेकर तो हमारे पास जरूरत नहीं है, तो 2,600 प्लस 1,10,000 क्रेडिट साइड में हो गया, -800 -95,000 -14,000, तो ये आता है 20,800 टू बैलेंस कैरी डाउन 20,800, और ये टोटल आ गया 1,3600, 1,3600। ठीक है, ये लो, तो 20,800, ठीक है, तो ये 20,800 बिल्कुल सही है, ये आपका क्रेडिटर्स। मगर अब दिक्कत मालूम क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास क्रेडिट सेल के फिगर्स नहीं है, क्रेडिट सेल के फिगर्स हमारे पास नहीं दिए हुए हैं, तो क्रेडिट सेल हमको फाइंड करनी पड़ेगी। दिक्कत यहाँ पे ये है, देखो एक काम करूँ मैं, पहले यहाँ पे रब कर देता हूँ। देखो, क्योंकि आपको
आपको जब तक ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ भी आपको फाइंड करना है तो बाकी फिगर्स दिए होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्रेडिट परचेज भी तो दिया होना ज़रूरी है ना, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज भी डिटरमाइन करेंगे। तो वो कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? देखो ये सारी चीज़ें उसी लिए दी हुई हैं। ओपनिंग स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, और ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस है। इन सब से हमको शायद कुछ मिल जाए। देखें क्या चाहिए हमको यहाँ पे, क्रेडिट सेल। ठीक है, एक बात बताओ, क्रेडिट सेल फाइंड करने के लिए क्या हम यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस की मदद से हम क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर सकते हैं और वहीं से फिर हम सेल फाइंड करके और क्रेडिट सेल फाइंड करें? क्या ये पॉसिबल है? बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से हम शायद क्रेडिट सेल तक पहुंच सकें। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 26,000 प्लस परचेजेस है कितना, 1,10,000। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 24,000। तो 26 और प्लस ये हो जाएगा आपका 1,12,000। ये मिल गया हमको क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। आगे देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द टोटल सेल्स of the total sales 20,000 was for cash। ओके ठीक है, चलो पहली बात तो इन्होंने कॉस्ट मिल गया हमको यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये भी पता चल गया कि हम कितना प्रॉफिट पे गुड्स बेचते हैं। हम 30% प्रॉफिट पे गुड्स बेचते हैं। ठीक है ना? तो यदि हमको टोटल सेल मिल जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं यदि हमको यहां पे टोटल सेल मिल जाए तो टोटल सेल में से हम ये कैश सेल माइनस करके क्रेडिट सेल फाइंड कर सकते हैं क्या? सोच के देखो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं यदि यहां पे हमको टोटल सेल मिल जाए, टोटल सेल कहां से मिलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो टोटल सेल मिल जाएगी, और टोटल सेल में से फिर हम क्या माइनस कर देंगे, कैश सेल माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल मिल जाएगी। और क्रेडिट सेल ही हमको चाहिए वहां पे डेटर्स में लिखने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। प्रॉफिट कितना है, 30% ऑन सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट तो अब दिया ही हुआ है 1,12,000 प्लस सेलिंग सेल इंटू 30/100 इज इक्वल टू सेल। सेल को एक्स ले लें। ठीक है, तो 1,12,000 ये इधर ले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सेल, एक्स ही ले लेते हैं, चलो एक्स माइनस एक्स इंटू 30/100। 1 हालांकि वेरिएबल को इस तरफ लेके आना था, 100x माइनस 30x अपॉन 100। ये 100 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 112,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 70x। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। 1,12,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, ये हो जाएगा 1,60,000। ये आपकी हो गई क्या, एक्स, एक्स मतलब क्या है, सेल, टोटल सेल। तो टोटल सेल आ गई आपकी 1,60,000। ठीक है, तो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस कैश सेल दैट इज 20,000, तो आ जाएगा 1,40,000। 1,40,000 आ गई क्या आपकी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कहाँ लिखेंगे, ये डेटर्स है, तो टू सेल 1,40,000। ठीक है, अभी करके देखें क्या सही है नहीं है, लेट्स सी, पता चल जाएगा।
क्या है 43,100, ये आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,100। इधर देखिए आंसर 43,100। टोटल आप लिख लीजिएगा, दोनों तरफ कितना होता है करके बता दूं क्या? 1,85,000, 1,85,000। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग ज़्यादा लगेगा, मगर इस क्वेश्चन को भी आप 2 से 3 बार कम से कम खुद से ज़रूर ट्राई करें, देखें। आपके पास लेक्चर है, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, क्लियर करो, इत्मीनान से समझ में ज़रूर आएगा, है ना। गिव अप नहीं करना कि अरे नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो, नहीं, थोड़ा क्योंकि दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय।